बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और खासतौर पर हमारा फोकस इसमें होता है सोल्यूशंस के ऊपर कि सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान के और उनका हल हमारे पास क्या है। हम किस तरह बेहतर तरक्की की तरफ जा सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के शुरू के अदवार में खासतौर पे 1947 से 60 के बिटवीन जिस तरह हमने तरक्की की, जिसमें टेक्नोलॉजिकल की भी और बाकी चीज़ों में बेहतरीन इंडस्ट्री भी लगी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हम वो तरक्की की रफ्तार जो थी वो ख़त्म हो गई और हम एक गहराइयों की तरफ जाना शुरू हो गए उसमें। और उस टाइम पे जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जी चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, टर्की, ये वो कंट्रीज थे जिन्होंने पाकिस्तान को कॉपी किया। बेसिकली पाकिस्तान की तरक्की को देखा कैसे हो रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करके वो तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए। तो आखिर क्यों हम इतना पीछे रह गए? वो क्या इश्यूज हैं? क्या करप्शन सिर्फ इशू है? क्या प्रोटोकॉल सिर्फ इशू है या हमारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम थी? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम देखते हैं तो पिछले 50 साल में हमने कोई खास तरक्की नहीं की। हमारी यील्ड पर एकड़ हमेशा कम रही है। हम पानी किस तरह फसलों को देते हैं, हमने टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बल्कि जो फ्लडिंग जितनी भी क्रॉप्स हैं वो खत्म होती जा रही हैं क्योंकि पानी की एक कीमत है और पाकिस्तान में भी वाटर स्कैर्सिटी जिसमें पानी खत्म होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम ऐसे कोई काम क्यों नहीं कर रहे या हमने ऐसी कोई पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई? फिर हम ये देखते हैं कि खवातीन दुनिया भर में एक मेजर रोल प्ले करती हैं हर चीज में। हमारे यहाँ इवन एग्रीकल्चर में ज्यादातर खवातीन काम करती हैं लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन दुनिया भर में खवातीन मुख्तलिफ शोबों में कमाल कर रही हैं। हमारी भी खवातीन ने काफी कमाल किया है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं कि 2010 में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में 11% खवातीन थी जबकि पॉपुलेशन में 50% से ज्यादा है। अब जब हम 11% की बात करते हैं तो ये 50 में से 11 नहीं, जो उनकी पॉपुलेशन है 100% उसमें से 11% की बात हो रही और अब आके 23% है। पहले हमारी यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की तादाद कम थी, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड पे तो लड़कियां ना होने के बराबर होती थी। अब हर फील्ड में लड़कियां काफी ज्यादा तादाद में आ गई, लेकिन अभी तक बिजनेस एक ऐसा एरिया है कि जिसमें बहुत ही कम तादाद है कि उनकी अपनी पॉपुलेशन का भी 1% भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो जब तक हमारी खवातीन स्पेशली बिजनेस में 15 से 20% काम नहीं करेंगी, आपकी तरक्की की वो रफ्तार नहीं आ सकती। तो खवातीन को हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वल रोल प्ले करना चाहिए उनको, और तभी हम तरक्की कर सकते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो इसी पे है कि खवातीन का क्या रोल है, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह बनते हैं खवातीन, और कौन कौन सी फील्ड है जिनमें खवातीन को आगे आना चाहिए। आज की हमारी मेहमान जो है मिस आरिफा आजम है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस प्रोग्राम में आई। और मिस आरिफा आजम जो है इनके मल्टीपल रोल्स हैं, ये कंसल्टेंट भी हैं, ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी इन्होंने स्पेशली कुछ नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हम इनसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि खवातीन का रोल ओवरऑल इकोनॉमी क्या होना चाहिए। जी मिस आरिफा। थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी भी कंट्री की, किसी भी कौम की तरक्की जो है वो उसकी खवातीन के मिले बगैर नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और 2010 के अपने फिगर्स शेयर किए और अब के किए। मेरी भी अपनी जो सर्विस सेक्टर में खिदमात है, अपनी पर्सनल खिदमात, वो 2010 में बिल्कुल पीक पर इस तरह से था कि मैं जूनियर से सीनियर रोल में आ रही थी। बिल्कुल ठीक। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि किस तरीके से एक्चुअली जो सबसे बड़ा इस वक्त एज अ वुमन, अगर मैं आपको बताऊं, एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर या एज अ वुमन वर्कर या एज अ पार्ट ऑफ दैट सेक्टर, बिल्कुल ठीक, किसी भी रोल में हूं मैं, कि हम लोगों ने ये फील किया है क्योंकि अब हम लोग उस एज में हैं कि जिसमें अब हम लोग थोड़ा सीनियर लेवल पे, मतलब अब हम सीनियर्स में आना शुरू हो गए हैं, सीनियर रोल में, मैनेजरियल रोल से थोड़ा सा ऊपर।
तो पहले होता था कि सीनियर को कहा जाता था जिसका 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। जी नहीं बिल्कुल, मैंने लेकिन अब जो है 5 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले को भी सीनियर। हाँ, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही काम शुरू कर दिया था 1999 में। जी। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि मेरा रोल वाइज अपनी शोबे के अंदर 2000 में ही मैंने स्टेप इन कर लिया था, 2002-3 में। तो उस हवाले से आप 20 years जी, मेरा तो उस कंसल्टेंसी का ही डायरेक्ट जो है वो 2006 से है जी। तो मैंने खुद ये फील किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें जो है ना वो घटी हैं, बिल्कुल बढ़ी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और उसमें चाहे आप फैसिलिटीज की तरफ हम गए जी, उसमें आप चाहे आपके, मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ जब प्रोग्राम हुआ था हम एक स्पेसिफिक टॉपिक इसी तरह ही बात कर रहे थे कि चाहे वो हरासमेंट बिल्स हो जी, खवातीन के हवाले से, या प्रोटेक्शन की बात हो, बिल्कुल, या डोमेस्टिक वायलेंस की ऊपर बात हो, किसी भी हवाले, लेकिन उसके ऊपर जितना, मैं वही बात करूं, जितने जितने बिल्स आए जी उतना उतने काम खराब होता चला जा रहा है। जब नहीं थे बिल्स तो वी वर मोर सेफ। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम लोग और उसमें मोहतात भी उतना, मतलब शायद जैसा वर्ड होता है कोई एक आप यूज करते हो तो अब आप 4 दफा खवातीन को भी सोचना पड़ता है एज अ बॉस, बिल्कुल, या इन अ मैनेजरियल रोल के अगर उसके नीचे एक टीम है कि ये वर्ड या ये चीज को एक्सप्लॉयटेशन की हद तक आपके सामने वाकयात और खबरें आती हैं, यूनिवर्सिटी से भी आती हैं और ऑफिस से भी आती हैं, हर जगह से किस तरह एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। सो आई वुड से कि ये जो पाकिस्तान के अंदर खवातीन का जो रोल कम होता जा रहा है ना, सबसे बड़ा तो इसका एक वजह है कि माहौल जो है ना वो बहुत टाइटन अप हो रहा है, उसमें एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ना शुरू हो गया है और पोलराइजेशन जो है वो या लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ जा रही है और मिडिल में कुछ नहीं है। बिल्कुल। सो उसमें मुतवाजन नहीं है। अब या तो लेफ्ट और राइट का सीसॉ बन जाए और इक्विलिब्रियम आ जाए, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन वो फलक्रम जो है ना बीच में, वो असल में सेंटर में नहीं पड़ा हुआ, जिसने प्रोवाइड करनी है वो इम्प्लीमेंटेशन जिसमें बैलेंस आ सकता है। वो फलक्रम कभी एक तरफ को हो जाता है, वो ज्यादा तौर पे तो वो अब आप देखें तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, वो राइट की को नहीं सपोर्ट करा। अब राइट से मुराद लेफ्ट को ही सपोर्ट करा। लेफ्ट से मुराद ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ही आजादाना माहौल या टोटली आप कहें कि वेस्टर्नाइज सोसाइटी, बट आपका अपना जो एक पाकिस्तान का अपना एक लेफ्टिस्ट ख्याल है या उसमें राइट विंग जो लोग नहीं है उस लेवल के ऊपर जाके करे, तो उसमें एक बहुत एक डेफिसिट है। अब इसी तरह से खवातीन के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल रोल जो खवातीन का है किसी ना किसी हद में हमारे माशरे में ये होता है कि शादी होती है, आपने जिक्र किया यूनिवर्सिटीज में इनटेक बहुत अच्छी हो गई है एडमिशंस की, बट वो 10 साल के लिए गायब हो जाती हैं लड़कियां आफ्टर देयर 25 इयर्स या 30 इयर्स। इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। पहले तो हम कवानीन की जो बात कर रहे थे ना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं स्पेस प्रोग्राम पे पाकिस्तान के काम कर रहा था, तो हमारा जहाँ प्लांट था तो उसके करीब एक इलाका था, उसमें थाना नहीं था, वहां किसी किस्म का कोई जुराइम होते ही नहीं थे, बहुत बेहतरीन पुरसकून इलाका था। फिर वहां थाना बन गया और फिर वहां जुराइम शुरू हो इवन ये भी सिचुएशन आ गई कि जो हमारे ऑफिसर्स की वैन थी उस पर अटैक हुआ और 11 हमारे इंजीनियर मारे गए। तो ये भी एक अजीब बात है कि जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए उनके आने के बाद प्रोटेक्शन की बजाय जराइम शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो एक बहुत हमारे मज़ाहिया शायर हैं, वो ब्यूरो उसमें काम भी करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मसूद साहब। उनका एक शेर है कि आका बाका चिड़ी चिड़ाका होता है हर माँ को प्यारा अपना काका। तो उस नज़म में से एक है कि जहां पे तुमको डाकू शाकू खुला के लुटे, उससे कुछ चंद कदमों पे एक पुलिस का नाका होता है। बिल्कुल सही कहा। सो वो प्रोटेक्शन में काम हो रहे होते हैं ना सर, जो आपने अपने जिक्र किया। तो बात ही है कि मैं तो उसी में एक और वाक्य मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपने बात की। हमारे ऑफिसर्स मेस पे वहां डाका पड़ी जी, तो अब डाकू जाती दफा कह के गए और ऑफिसर्स मेस का इंचार्ज मैं था, तो सारा वो मेरे साथ ही कन्वर्सेशन होती थी जी। तो जाती दफा कह के गए कि FIR नहीं कटवानी। आई वॉज शॉक्ड, ये क्या बात हुई। तो मैंने उस पर फिर बाद में थोड़ी रिसर्च की, खैर FIR कटवाने भी गए तो थानेदार ने कहा कि नहीं जी
वो बड़े इश्यूज हैं, तो आप एक कच्ची पर्चा जो है ना, मतलब एक रिपोर्ट कर दें, कच्ची रिपोर्ट कर दें, FIR ना कटवाएं। जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमारा डिफेंस से तल्लक था और हम चाहते थे कि नहीं प्रॉपर हो, तो DG रेंजर्स के थ्रू खैर हमने प्रेशर डाल के FIR कटवा दी। लेकिन थोड़ी सी मैंने रिसर्च की कि ये डाकू जाति, इनका क्या तल्लक है FIR के साथ। तो थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि जो थाना है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर ऑफ क्राइम्स कम रिपोर्टिंग पे, बिल्कुल कम रिपोर्टिंग पे, ये भी एक बहुत बड़ा उनका लिंक था ऑब्वियसली, कभी जो था, वरना उनको क्या लगे, उन्होंने लूटना लूट के चले जाना। ये कोई जो ढकी छुपी बात तो अब रही नहीं है। इट्स 2023 बिल्कुल, कि एक जमाना था जब हम जरा ऐसे बात करते थे जिस तरह से जो कि एक कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के बगैर या स्टैटिस्टिक्स के बगैर होती थी। अब तो देखें एज अ वॉच डॉग रिपोर्ट्स ले लें आप यूरोपियन यूनियन की या किसी और बड़े इदारे की, आप जिस तरह आपके अपने इदारे हैं पाकिस्तान के, जैसे बिप हो गया या और इदारे हैं पाकिस्तान के, फिल्डैट हो गया, इनकी कोई भी रिपोर्ट्स उठा के देख लें किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो ये जिस तरह आपने बात किया सिक्योरिटी का निजाम हो, उसमें ये है कि ये जो पुलिस है या जो इम्प्लीमेंटेशन के इदारे हैं सारे, जिसमें सबसे आगे पुलिस होती है, तो कई जगहों पे कमीशन बेस्ड होते हैं, कईयों पे इनके अपने भाई ब्रदर कजन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं पे इनको सपोर्ट होती है ये क्राइम, जिस तरह की लेस क्राइम रिपोर्टिंग। अब मुझे खुद पता है कि मेरे एक दफा गाड़ी का दरवाजा खुला रह गया, लाइक लॉक, उस वक्त ये ऑटो लॉक नहीं हुआ था। बिल्कुल सही। तो अगर आप लॉक नहीं करते थे तो वो खुला रहता था। अब तो है ना एक सिस्टम आ गया कि नहीं करते तो ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक हो जाती है। तो मेरे पास में जो मेरा बैग था वो, और वो हुआ भी आर्मी के इलाके से ही, कैंट से। बिल्कुल सही। शादी पे मैं गई हुई थी तो मैंने बैग अपना रखा हुआ था, तो मैं वो मेरा हो गया, वहां कैमरा भी लगा हुआ, सब कुछ है। जब रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन्होंने कहा कि जी क्या फायदा इस रिपोर्ट का। बिल्कुल। तो इसलिए बात है कि जब आप जैसे ना डोमेस्टिक वायलेंस में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद भी काम भी किया उसके ऊपर थोड़ा सा NGOs के साथ एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग उसके अंदर औरत फाउंडेशन के साथ भी। तो उसमें हमने ये देखा कि जब रिपोर्टिंग हो जाती है ना पाकिस्तान में, क्योंकि आपके पास सोशल नेटवर्क ऐसा नहीं है कि जहां पे औरत अगर रिपोर्ट कर देती है तो माशरती तौर पे शी कैन नॉट गो बैक। बिल्कुल सही। वो उसको वापस कोई नहीं लेगा। देयर आर बहुत कम पेरेंट्स फैमिलीज होती हैं या ब्रदर्स होते हैं या उनकी बहनें होती हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं वापस। लेकिन मोस्टली जो है ना, जो हमारा ख्वानदगी का लेवल है उसकी वजह से, या हमारा जो इंडियन इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से हमारे यहाँ ये अभी भी टैबू है। ये टैबू है कि औरत वापस आए तो उसको उतनी खुशदिली से किसी भी वजह से, चाहे उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है या उसके हकूक नहीं मिले उसको पूरे, या अगर किसी की औलाद नहीं है तो उसके अंदर अगर किसी तरह से भी वो अफेक्टेड है तो उसको वापस उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस बिल के तहत अगर जाके रिपोर्ट लिखवाती है या हरासमेंट की रिपोर्ट लिखवाती है तो वो वापस माशरे में वो कैसे जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें पहले तो फैमिली विद इन फैमिली काफी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और तो बाद में आता है। जी बिल्कुल। और उसके अलावा यही होता है कि भाई बात थाने तक ना पहुंचे। बिल्कुल। तो ये एक जो टैबू है ना हमारे, ये एक तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग बहुत हो रही है। हम कहते हैं कि जी पहले तो इतने वाकयात नहीं होते थे, आप कहते हैं जी रिपोर्टिंग बहुत हो रही है, हाईलाइट बहुत हो रहा है। बट और मेरी वालदा भी, और हमारे जब हम इर्द गिर्द जो इन्फ्लुएंसर हमारी खवातीन है तो हम उनसे पूछते हैं, कहते ये तो हमेशा से होता था, ये कोई नई बात तो नहीं है। पता नहीं चलता था, मीडिया आ गया है, चैनल ज्यादा हो गए, रीच ज्यादा हो गई है, उनको कंटेंट भी चाहिए तो वो इसको कंटेंट बना देते हैं। लेडीज एंड अब जो एक और आ रहा है दूसरा थर्ड जेंडर की जो बहस है, और उसके अलावा फिर एक वो जो फोर्थ एलिमेंट आ गया है, मैं नाम तो नहीं लेती उसका, लेकिन ये कि एक जो इशू है पूरा, उसमें आपका टोटली खवातीन हो गई। हम उस वजह से उन दो थर्ड एंड फोर्थ की वजह से हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा। थैंकफुली खवातीन थोड़ा सा इसमें होगा कि हमारे पे से फोकस जरा हट गया, थोड़ा सा हटा है।
तो खवातीन चाहे वो एग्री बिजनेस में हो, जैसे खेतों में काम करती थी, दे यूज्ड टू बी वेरी फ्री टू पिक अप द कॉटन। बिल्कुल सही कहा कॉटन, क्योंकि आपको छोटी उंगलियां, हाथ नरमो नाजुक, उसको। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया, एग्री बिजनेस में खवातीन का रोल जी। तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, इस पे आके ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आके हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। The Knowledge School and ILM Group of Colleges आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मीरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अताए इख्तियार, रहनुमाई। वेलकम बैक जी। मिसाल हम बात कर रहे थे खवातीन के एग्रीकल्चर रोल पे, तो पहले मैं थोड़ा सा डाटा शेयर कर दूं, उसके बाद हम इस पे आते हैं कि एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो 90% जो फार्मर है वो 12.5 एकड़ से लेस वाला है, 12.5 एकड़ की जो मुल्कियत है। जबकि हमारे पास जो 7% फार्मर है वो लार्ज स्केल है। जब हम लैंड होल्डिंग की तरफ जाते हैं तो जो 7% फार्मर है उसके पास 65% लैंड होल्डिंग है जी, एग्जैक्टली। और 12.5 एकड़ के पास लैंड होल्डिंग 30% है। उसमें भी कॉन्ट्रैक्चुअल बहुत है। बिल्कुल, उसमें भी कॉन्ट्रैक्चुअल बहुत है जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हुकूमत जब सब्सिडी देती है तो सब्सिडी का फायदा बड़े किसानों को होता है, छोटे किसानों को तो उतना फायदा होता ही नहीं। बिल्कुल। तो सब्सिडी भी हमारे यहाँ टारगेटेड नहीं होती। जैसे अभी बातचीत चल रही है कि IMF की वजह से काफी सारी सब्सिडीज खत्म हो रही हैं जी। तो हमने, क्योंकि एक तो ये वजह भी हो सकती है कि हुकूमती लेवल पे ज्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े फार्मर हैं, छोटा फार्मर तो होता कोई नहीं वहाँ, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो जानते होंगे और आपने तो इसमें पढ़ा, मतलब यू आर अथॉरिटी इन द सब्जेक्ट। मेरे अलावा तो आप खुद अथॉरिटी है। आपको अथॉरिटी नहीं समझता, लेकिन तो आपने अभी जिक्र किया स्टैटिस्टिक्स का, तो मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैं WTO पे मैंने काफी, बिल्कुल ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब इम्प्लीमेंट कर रही थी अपने, 2000 और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा उस वक्त हमारी वजीर आजम थी 1995, उससे पहले जब उसको साइन किया गया 1995 में साइन किया गया था कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फाउंडिंग सिग्नेटरीज ऑफ दिस WTO। तो हम लोगों ने तब ये वादा किया था उस सिग्नेटरी में कि हम 10 साल लेंगे और हम प्रिपेयर करेंगे एक नॉन टैरिफ और नो सब्सिडी, और हम उसके ऊपर जो भी उसकी शराइत थी, जो 10-12 मेन एग्रीमेंट पॉइंट्स थे, उसके ऊपर हमने साइन किया था। और WTO ने, जिसमें जिनेवा में जिसका हेड ऑफिस है, उन्होंने आपको हर कंट्री को जो सिग्नेटरी था उसको 100 स्कॉलरशिप्स अलॉट किए थे, बिल्कुल ठीक, ताकि वो प्रिपेयर कर सकें आपके कंसल्टेंट्स, जो कि आपको 10 साल में आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको लेसन अप करना था। बिल्कुल सही। लीवीज जो आपकी हैं पेट्रोल पे या इस तरह से सारी की चीजें, उसके अवेयरनेस सेशंस भी थे। बिल्कुल थे। तो पाकिस्तान ने उसमें से बहुत कम अवेल किए थे। उसमें से भी जो अवेल जिन्होंने किए, उनमें से भी हाफ लोग जो थे, मतलब आप समझिए कि अगर 100 थे तो सिर्फ 20 लोग गए। 20 में से भी 5 लोगों ने सही तरह से उसको समझा, और इंडिया ने वो बाकी जो सीट्स बच रही थी, बिकॉज इट वाज अ स्कॉलरशिप, तो वो उन्होंने बाकी की सारी सीट्स रिक्वेस्ट करके ले ली। And they prepared 180 or 150 people instead of 100 people. तो जारी बात है उनका स्ट्रक्चर आपको बेहतर लगता है एग्रीकल्चर का, क्योंकि उन्होंने वो सारा कुछ उस सिस्टमेटिक तरीके से किया। बिल्कुल। बांग्लादेश ने भी बात की तो एनवायरनमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइटो एंड सैनिटरी इश्यूज थे, सोशल कंप्लायंस थी। इन्वायरमेंट में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि मैं एक इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट पे लाहौर के ऊपर एक काम कर रहा था, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार की थी। तो उस वक्त मैंने वो प्रोजेक्ट प्रपोजल पे 2011 की बात है, तो फेडरल एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे अफरीदी साहब, उनसे मिला। जी जी, उनसे मिल के डिस्कशन जब हुई तो पता चला उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की टॉक्स वगैरह चलती थी कि इसको उसमें शामिल किया है। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि जी जो फॉरेन ऑफिस है वो इस पे एग्री नहीं करता। बस वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो जब हमारी तैयारी का टाइम था ना, बिल्कुल, उसमें हमने तैयारी के 90, आपको पता ही है उस वक्त हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था 95 में, और फिर 95 के बाद 3 साल की हुकूमत चल, फिर उसके बाद अगली हुकूमत आई 95 में। आई थिंक फर्स्ट टाइम हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनी थी जिसके जरदारी साहब मिनिस्टर हुए थे।
तो ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर, उनका वो कलमदान भी पहली दफा हमने सोचा था एनवायरनमेंट भी कोई चीज है। हाँ जी, और वो उसी के तहत ही बनाया गया था। और बेनजीर साहिबा की मैं इंटेंशंस के ऊपर या नहीं करती उसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की कोई ना कोई खारजा पॉलिसी तो उस वक्त थी जिसके ऊपर उन्होंने WTO पर साइन किया। बिल्कुल। बट हम लोगों ने प्रोबेबली उसमें हमें उस वक्त प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, मेरी ये समझ बूझ कहती है कि हमें उस वक्त टाइम लेना चाहिए था एज ऑब्जर्वर। हमें साइन कमिट नहीं करना चाहिए था कि हम 10 साल में कर लेंगे। बांग्लादेश ने उस वक्त फौरी तौर पे मेरे ख्याल साइन नहीं किए थे, इफ आई एम करेक्ट। तो उन्होंने थोड़ा ऑब्जर्व करके अपनी इकोनॉमी के हिसाब से प्रिपेयर करके फिर उन्होंने सेकंड राउंड में आए थे। वो पहले हम तैयार हो जाएं फिर उसके बाद करें। तो आपने ले लिया डेवलपिंग कंट्री का टैग, उन्होंने लिया अंडर डेवलप्ड कंट्री का टैग। तो जब आप डेवलपिंग कंट्री का टैग लेके अपने 10 साल उसकी मुद्दत थी, जो आपने सवाल पूछा सब्सिडी का और सारा कुछ, देखिए हम दे ही नहीं सकते अब। IMF हम पे शर्त क्यों लगा रहा है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड अंडर WTO, वी आर बाउंडेड बाय दैट थिंग। 2005 के बाद बेसिकली आप पे बैन हो गई थी जी। और अगर आप दे रहे हैं, जिस तरह ये जो कहते हैं जी फ्यूल की एडजस्टमेंट आ गई बिल में और फलाना, और ये जो आजकल चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, तो देखें ये गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि आपने 1995 में साइन कर लिए थे। अब आपको इसको खत्म करना ही करना है। आप ना फर्टिलाइजर की मद में, यूरिया की मद में, आप किसी तरह से भी अगर आप जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, पानी की मद आप नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा। आप छूट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको फिर अगर जिस तरह अब हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल बनी पड़ी है, अगर किसी और इदारे के पास जाना है, किसी और इदारे के पास जाना है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाना है, या किसी वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, तो वो अगर आप किसी और मुआहदे में डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे? बिल्कुल। एक बैंक के साथ अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो स्टेट बैंक के पास आपका सेंट्रल डेटा जाता है और आपको कोई भी लोन नहीं देता। अच्छा, ये जो सब्सिडीज की बात की, या पेट्रोल प्राइसेस या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्राइसेस की बात जब हम करते हैं, तो मेरी समझ से बाहर होती हैं कुछ चीजें कि IMF की जब भी बात होती है कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो, एनर्जी की कीमत बढ़ा दो, तो मेरी समझ से बाहर है कि IMF ने कभी हुकूमत को ये क्यों नहीं कहा कि अपने अखराजात कम करे। एक फौज पाली होती है मिनिस्टर्स की, अभी भी जैसे 77 प्लस हैं, जिसमें से 30-32 के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो हर दौर में, और अगेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें प्रोटोकॉल, मैं यूरोप तकरीबन सारा फिरा हूं, मुझे तो वहां कहीं प्रोटोकॉल नहीं नजर आया। सब मैं इसके अंदर खवातीन की भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों चीजों को साइड बाय साइड एड्रेस करूंगी। बिल्कुल। कि क्योंकि मेरा थोड़ा सा लिखने पढ़ने से और किताबें जो पढ़ी हैं या जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, और हर एंगल से, जी बिल्कुल, मैगजीन के हवाले से भी, तो जो आप है हर एंगल से आपको बात देखनी चाहिए पहले तो, फिर अपना एक डिसीजन कायम करना चाहिए। तो जो मेरा डिसीजन तो नहीं है, लेकिन जो मेरी एक राय कायम हुई है वो ये है कि क्योंकि हम एक कॉलोनी के तहत कॉलोनाइज्ड कंट्री है, हमारे मेंटल सेटअप्स ही ऐसे हैं। वो कॉलोनाइजेशन या वो मुनाकी का सिस्टम के एक बंदा हुकूमत कर रहा है और बाकी सारी रियाया है, बिल्कुल, वो घर के यूनिट से स्टार्ट होता है और वो आपके माशरे में हर लेवल पे, हर इदारे में उसी तरह ही चल रहा है, सरयत कर जाए, वो उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं। सो जो आपकी बात है इस तरह से कि प्रोटोकॉल, तो जब अब्बा जी घर आते हैं तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन ये है कि मतलब एक टांगे क्यों कामना शुरू हो जाती है। अब्बा जी ने कौन से कोई ऐसी बात, मतलब बच्चों ने कोई गलत काम किया है या वाइफ ने कोई काम किया या माँ उसकी ने, अब्बा जी की अपनी माँ ने क्यों डर गई है बेचारी। तो ये जो खौफ का एक अंसर है ना, जिसमें अब अदारों में आ जाए तो नैब की वजह से है, पकड़ दकड़ की वजह से है, एलिगेशंस की वजह से, रॉन्ग एलिगेशंस। नैब का खौफ आपने कहा, मैंने प्रैक्टिकली देखा बेशुमार डिपार्टमेंट्स में, दे डोंट साइन, सफाई नहीं करते। हाँ, तो अब ये जो खवातीन के ऊपर इम्पैक्ट है, देखिए मर्द तो इसका मुकाबला बड़ा थोड़ा सा डट के कर लेता है, बिल्कुल। औरत के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने घर से निकल के, अगर उसने एक तो सबसे पहले स्टेप आउट किया अपने घर की मुनाकी को तोड़ के, वो खौफ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नैब वाली बात पे, ये एंटी करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कसूर डिस्ट्रिक्ट में एक DCO लगे उस वक्त DCO को, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में जो फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कुछ काम उनके अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कंट्रोवर्सी है, तो कंट्रोवर्सी है उसमें।
लेकिन वो जो डीसीओ लगे थे वो काम करने वाले थे। तो एक हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उनके पास जो बजट था वो इस्तेमाल ना किया। उन्होंने पूछा कि भी तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उन्होंने हॉस्पिटल्स का बजट किया कि हर साल बजट मिलता है, आप चादरें चेंज करें, आप ये चीजें ले लें, तो तुम ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। वो कहता है जी वो मैं ऑडिट पैरा से डरता हूँ। कि वैसे उसकी मशहूरी थी कि बहुत ईमानदार है। तो उन्होंने कहा कि इस ईमानदारी का फायदा क्या अगर तुमने इस्तेमाल ही नहीं करना बजट जो मिला है। गंदी चादरें होती हैं, वो लैप्स कर जाता है फिर बजट, और बजट कोलैप्स कर जाता है। तो बेसिकली जब खवातीन अपने उस रोल में से, घरेलू रोल में से एक तो उसने डिसीजन किया, चाहे वो उसने मजबूरी में किया, अगर तो घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और वो मर्द खुद चाहता है कि उसके साथ उसकी जो बीवी है या बेटी है या बहन है वो उसके साथ मिलकर कारोबार करे। बिल्कुल सही। और खासतौर पे एग्री बिजनेस वैल्यू चेन में है, वो अचार बना रही हैं घर से, कोई और काम कर रही हैं, जैसे आजकल समोसे, रोल, पट्टियां, कोई और वैल्यू एडेड, जैसे आजकल घरों से कुक्ड फूड आपको लंचेस मिलते हैं। कोई भी हम पहले प्रोग्राम से पहले शिकारपुर का जिक्र आ जी रहा बिल्कुल था। वहां का अचार बहुत मशहूर है। बिल्कुल। तो अगर वो उस सारे कुछ में रोल में आती हैं कि वो घर में बना रही हैं, और अव्वल तो काफी लोग जो होती है खवातीन होती हैं वो उसी लेवल तक रहती है कि बना के उन्होंने अपने भाई या घर के मर्द को दे दिया और वो लेके उसको मार्केट के लिए चला गया, किसी दुकान पे, रिटेल शॉप्स पे या किसी चेन के साथ मुंसलिक हो गए। तो अव्वल तो ये कोई बाहर ना निकली, लेकिन अगर वो खुद निकलती भी है तो वो क्या इस इतने बड़े जो ये रेड कार्पेट सिस्टम है और ये जो सारा आपने जिक्र किया प्रोटोकॉल है, और फिर ये डर और खौफ की जो अब नई फिजा बनती जा रही है, फिर अब आपके जो कपड़े हैं, आपका जो लिबास है, उसको लेकर के कोई भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। मतलब ये कि वो भी शेर है ना कि सारा का सारा शहर मुसलमान बना फिरता है। बिल्कुल सही कहा। तो पता नहीं कौन किस वक्त, अब दूसरा मिसरा थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन कौन आपको कत्ल कर दे काफिर कह के कुछ पता नहीं चलता। सो यहाँ पे ऑनर किलिंग के भी वाकयात होते रहे इन डिस्गाइज। तो बात यह है कि फार्मिंग के अंदर जब वो पिक कर रही होती है कॉटन, एक आपको खुद पता है डॉक्टर साहब कि 80s के अंदर हमने खुद देखा है, 1980s में हम आप छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में, 90s में भी देखा है हमने, 90s तक भी देखा है कि खवातीन जिसने कॉन्ट्रेक्चुअल लैंड ली हुई किसी घर ने, कोई 2 एकड़ ली हुई है, 3 एकड़, या इवन अभी इंडियन पंजाब की बहुत सारी मूवीज आती हैं, चढ़दा पंजाब जिसको हम कहते हैं अमूमन, तो वो चढ़दा पंजाब में वो कॉटन पिकिंग वहां पे खवातीन ही कर रही होती है। हमारे यहाँ भी, और वो किलों के हिसाब से जिसने ज्यादा पिक किया होता है उतना वो पैसे पर डे ले जाती है। तो उसका अपना घर भी चल रहा है, उसकी अपनी पॉकेट मनी भी लगी हुई है, तो वो वहां पे बैठ के सारे चाय भी बना रहे हैं, सारा गांव का माहौल है। और मैं दूसरे पंजाब के हवाले से, ईस्ट पंजाब के हवाले से ये बात कहूंगी कि वहां पे कोई ऐसा कल्चरल टैबू नहीं है, कोई ऐसा कोई गंदा माहौल नहीं, या वो कहेंगे जी वो उसमें ऐसा माहौल नहीं है कि जिसमें आप कहेंगे जी वो नॉन मुस्लिम है तो फलाना है, लेकिन क्योंकि वहां पे रवायात वही चल रही है इसी पंजाब वाली, ऑलमोस्ट 88 और 90% सेम है। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा एक कंसर्निंग बात है ना, अब मैं अगर 4 खवातीन, जैसा मेरा अपना एग्रीकल्चर का से ताल्लुक है, एग्री बिजनेस से, तो मैं खवातीन को कहीं पे भी भेजने से या हायर करने से डरती हूँ एज अ ओनर, क्योंकि मुझे उसकी उतनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। इवन आपके घर में जो खवातीन काम करने आती हैं या आपकी हेल्पर्स होती हैं, तो बेशुमार इश्यूज होते हैं एक सर्टेन एज के बाद, और सर्टेन एज से नीचे जो है वो चाइल्ड लेबर है, आप करा ही नहीं सकते, तो आप वहां ही हो जाता है। तो बेसिकली खवातीन का जो रोल है ना, फिर जो आ जाती हैं कुछ बैरियर तोड़ के, या कुछ अच्छे घरों, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जो अबव हैं या एलीट की खवातीन है, फिर उन्हें ब्रांड्स बना लिए हैं। बिल्कुल सही। जैसा मेरा भी ब्रांड है, तो हम लोग जब ब्रांड बना लेती हैं, जो ब्रांड तक पहुंच जाती हैं प्रॉपर उस तक, और खुद भी ब्रांड बन जाती हैं। बिल्कुल सही। जैसा कपड़ों के ब्रांड में एग्जांपल दूंगी कि मारिया भी है, या कोई एक जैसे सना सैफी, नाज, निकी, नीना, बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं, एस्टैब्लिश ब्रांड। उसी तरह से जब खवातीन में आते हैं तो इस तरह आपके डाली ब्रांड है जो समिया मुमताज ने शुरू किया, बाद उन्होंने बेच दिया, उसके बाद आगे फिर हम लोग
2-3 और फिर हम आए, मेरा ऑर्गेनिक बॉक्स था, उसके अलावा 1-2 ये घर का है का वो खाना बना के देती हैं। बिल्कुल, ये तो कराची में स्टार्ट एक काम हुआ जी था, जी, घर वो के खाने वाला। ये घर का है, एक बेवा खातून ने ये काम नहीं शुरू ये किया। घर का है, उनकी है नूर जहां की जो बेटी है जिले हुमा, उनकी बहू है। वो मतलब उन्होंने तो बाद में अब उनका commercial level पे अब ले उनका गई। रेस्टोरेंट बन गया है। बिल्कुल। अब वो नाश्ता देती है आदिल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। बिल्कुल। जब एक खातून आयशा भट्ट है उनका नाम, तो वो वैल्यू चेन के बिल्कुल दूसरे एंड पे है, वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रही है। हम लोग बिल्कुल इस तरफ हैं जो हम उगा रहे हैं फार्मिंग साइड पे। तो वी आर द 2 एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द वैल्यू चेन। अब जो ब्रांड बन जाती हैं जब, तो हम लोगों को भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें फाइलिंग करनी है टैक्स की, फिर हमें ये क्लियर नहीं है कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग, उनके प्रॉब्लम्स और मसाइल को हल करने के लिए एज अ फीमेल बॉस यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी है, उसके अंदर होता है फीमेल बॉस को, वो कोशिश करते हैं कि चीट कर जाएं। लेकिन ये कि जिस तरह हम लोग हैं, एट द सेम टाइम वो कुछ मादराना माहौल भी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। वो अगर चल जाए तो बहुत अच्छा चलता है, अगर ना चले तो वो बिल्कुल ही उनको तंग करता है। मेरे साथ खुद हुआ है कि मेरे डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि मेरा फार्म टू टेबल ब्रांड का है, तो जो उसमें डिलीवरी के अंदर जो बॉयज थे हमने हायर भी किए हुए थे, कॉन्ट्रैक्चुअल थे, और उसके बाद हमने कंपनी भी हायर की हुई थी। लेकिन मैंने कंपनी तब हायर की जब मेरे जो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने साइन कराया हुआ था, उनके बिल्स लेके, जिससे आप प्रॉपर एग्रीमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो वो मेरी अशिया को, जो मेरे क्लाइंट्स को मैं देसी अंडे भेज रही हूँ या देसी घी भेज रही हूँ और गच्चक भेज रही हूँ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उसका डब्बा खोल के उसमें से उसको फोटोग्राफ करके अपना पेज बना के तो काम शुरू कर दिया कि भाई चीट करें। बिल्कुल चीट। अब देखें ये ऐसी चीजें तो है नहीं, नोवेल्टी आइटम्स तो है नहीं, ये तो घर घर बनती हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा कंप्लेन आना शुरू हुई कि भाई आपके एग्स जो है, देसी एग्स है, उनमें वो बहुत खराब आ रहे हैं। तो हमारा तो एक स्टैंडर्ड था, क्योंकि हमारे काम में जिस तरह मेरा ब्रांड है या किसी भी अब एग्रीकल्चर का, आपको पता ट्रेसेबिलिटी भी एक वर्ल्ड वाइड है कि आपको रिकॉल करना पड़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बैच कहाँ से गया है। बिल्कुल, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है जिसमें हम ब्रेक के बाद बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में ट्रेसेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। बिल्कुल जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आके हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। वेलकम बैक जी। ट्रेसबिलिटी की बात हो रही थी, उससे पहले हम क्राइम की कुछ बात कर रहे थे, थोड़ा सा ये भी क्राइम ही है, चीटिंग इज आल्सो अ क्राइम, वो भी क्राइम है। तो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मगरब और यहाँ के हालात में क्या फर्क है, बाहर हमने क्या चीजें देखी। बाहर मेजर सिटीज में हमारे यहाँ रिपोर्टिंग की वजह से शायद ज्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं, गलत किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। अब यूरोप में भी, अमेरिका में भी, और खास तौर पर मॉस्को की मैं बात करूँ क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगह रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने देखा वहां रात के वक्त बाहर निकलना मेजर सिटीज में आसान काम नहीं होता था, क्राइम्स बहुत होते थे। रेप के उतने वाकयात पाकिस्तान में नहीं होते जितने वहां होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक आध वाकये को हाईलाइट करके इतना वो नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जाता है कि उससे प्रॉब्लम आती है। मॉस्को की हम गए हुए थे सैटेलाइट लॉन्च के सिलसिले में, तो पहले दिन हमारा तकरीबन 20 डेज का ट्रिप था। तो पहले दिन जब हम होटल से बाहर निकलने लगे रात को 8 बजे के बाद, तो हमें गार्ड ने रोक दिया कि जी आप बाहर नहीं जा सकते। हमने पूछा कि रीजन क्या है, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जो है ना रात का टाइम वो बहुत खतरनाक है, क्राइम बहुत होते हैं, तो आप क्योंकि हमारे मेहमान हैं तो आपकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी। तब हमें पता चला कि जी सिचुएशन वहां पे क्या होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान तो बहुत सेफ है बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम रशियंस के बारे में कहा जाता है ना कि दे टेक देयर फ्रेंड्स सीरियसली एंड एनिमीज मोर सीरियसली। बिल्कुल। सो मेहमानों को तो फ्रेंड है, तो वो बहुत ज्यादा, तो वो एनिमीज का, वो तो माफिया, इटालियन माफिया एंड रशियन माफिया, दे आर फेमस।
तो जहां पे आपने बात की कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों ज्यादा रिपोर्टिंग होती है, एक तो मेरा ख्याल है इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक अगेंस्ट पाकिस्तान। रिपोर्टिंग का नहीं, हाईलाइट बहुत किया जाता है। सर इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक अगेंस्ट पाकिस्तान। आप देख लें कि फैटफ का जो भी रिसेंटली चल रहा था पहले और पिछले 3 जैसे मुख्तार माई का किस्सा था वो बहुत मशहूर हुआ। उसकी वजह यही है ना, देखें मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट हर, मैं किसी भी अपनी फर्टर्निटी के या उसमें जैसे कहते हैं एक भाईचारा होता है, एक बहनचारा, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करी हूँ या अगेंस्ट बात नहीं करी हूँ। लेकिन देखें अगर पाकिस्तान की जितनी भी अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं बिल्कुल इंटरनेशनली, ऑस्कर से लेके तो किसी भी बिल्कुल लेवल पे वो सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो इन्हीं चीजों पे, एसिड विक्टिम्स और वो सारा कुछ, तो वो कहाँ से शुरू होता है? या वर्क प्लेस या एजुकेशन में, यही 2 जगह है ना जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे पहले इंटरेक्शन होता है। और तीसरी जगह गाँवों देहातों में जो यहाँ पे नहीं है, तो वो वर्क प्लेस ही हो गया ना। वो जब खेतों में काम करे तो वर्क प्लेस हो गया, काम करती हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, वर्क फोर्स फैक्ट्रीज के अंदर होंगी। तो या फिर वही शादियों का इशू यही होता है ना, या फिर ऑनर के, फिर वही शादियों के इशू पे ऑनर के लेंगे व्हाटएवर। जैसे हम वकीलों की कमाई की बात करते हैं तो वो 3 चीजों पे, जन सर और बस वो कहते वो दैट इज हाउ इट इज। बट पाकिस्तान का ये है कि हम लोग अगर देखा जाए तो ग्लोबली जिस तरह हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस खत्ते में हम हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट खत्ता है। बिल्कुल अब जिस तरह क्लाइमेट चेंज आया तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा हुआ तो इम्पैक्ट हमें पड़ेगा, चाहे हम कर रहे हो या ना कर रहे हो। इसी तरह से वो हिमालयन की वजह से हमारे पे इम्पैक्ट आएगा। तो इसी तरह से दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो रहा हो, हम इसमें भी उतने हाईलाइट हो जाते हैं। कभी टर्की में ज़लज़ला आया है तो उसकी अभी तो प्रेडिक्शन जो चल रही है कि अल्लाह रहम करे 48 आवर्स में इस रीजन में भी बहुत बड़ा देखिए वो तो सर वही वाली बात है कि जियोलॉजिकल एक्टिविटी है, सेस्मिक एक्टिविटी है, जो कल की बात है, हमारे यहाँ वो बहुत एक्टिव है। और हमारे पास 3 बड़े सिलसिले पहाड़ों के कॉन्कॉर्डिया हमारे पास है। सो हिस्टोरिकली भी देखें तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी पहले टर्की में ज़लज़ला आता है, फिर इधर आता है जी, और उसके बाद इस्लामाबाद तो बना ही आपका उस वाली फॉल्ट लाइन पे है, फॉल्ट लाइन के ऊपर। तो एनीवेज ये तो एक सब्जेक्ट से एक उसमें आ जाती है बात। लेकिन जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक्चुअली विद ड्यू रिस्पेक्ट रिसेंट वाकया है, विकिपीडिया बैन किया गया। बिल्कुल आप लाइब्रेरी, आप समझेंगे आपने एक ऑनलाइन लाइब्रेरी को बंद कर दिया। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें आप उसको उस इशू को एड्रेस ना करें जिसकी वजह से वो बंद किया गया, लेकिन दिस इज वेरी बैड टाइटनिंग पॉलिसी। या तो फिर आप विकिपीडिया के मुकाबले पे जैसा चाइना ने किया है कि फेसबुक नहीं इस्तेमाल करना, तो उसी तरह का उन्होंने एक और सॉफ्ट ऐप बनाई है, तो फिर आप उस लेवल पे आए ना। उन्होंने हर चीज की अपनी ऐप बना दी। एग्जैक्टली आपके जो ये अरफा करीम टावर में जितने कारोबार आईटी के और जो हमारी सिलिकॉन वैली है ना, तो लाहौर की, अगर वो सारे लोगों को आप जो पहले उनके थे हेड थे जिनको हटा दिया पिछली गवर्नमेंट ने, कितना अच्छा काम कर रहे थे। मैं नाम नहीं ले रही उनका, लेकिन उसी में ट्रेसिंग की बात हो रही थी, तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जी, ट्रेसेबिलिटी। देखिए ये आईटी की नेमत है। बिल्कुल आईटी में अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, इल्म वाले के लिए इशारा काफी है, और इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े, कितना कुछ हमारा दीन कहता है। अब वो आईटी को आपने यूज करके जो आईटी हब जो आपने चीन जाने की बात की, इस पे मैं भी काफी बात करता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना था। तो मैं कहता हूँ कि अक्सर हमारे मौलवी हज़रात या आलम हज़रात कहते हैं कि जी इस्लाम की तालीम, मगरबी तालीम, तो उस जमाने को अगर हम देखें तो उस जमाने में क्या चाइना में इस्लाम की तालीम दी जाती? इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्होंने दुनियावी तालीम की बात की। और एट द सेम टाइम जो मेरी इंटरप्रिटेशन में एडिंग है कि दुनियावी के साथ साथ अगर आपको फार अवे भी जाना पड़े बिल्कुल तो हासिल करो। तो उसमें ये है कि उन्होंने खैर भेजा भी अपना एक नुमाइंदा इस्लाम की तरवीज के लिए, वहां पे उनका मिजार है बहुत अच्छा। लेकिन अब जहां आईटी हब्स होते हैं वहां पे छोटे कारोबार और माइक्रो कारोबार और कॉटेज इंडस्ट्री के कारोबार ऑटोमेटिकली बूम करते हैं। बिल्कुल सही।
तो हमने अपनी ट्रेसेबिलिटी का जो इशू है, देखिए हमने अपनी आवाम को अभी भी अंधेरे में रखा हुआ है। हमने बताया ही नहीं है उनको कि एक्सपोर्ट, देखिए मलेशिया में गई स्टडी टूर पे, मैंने शायद ये लास्ट टाइम भी जिक्र शेयर किया था, स्टडी टूर पे मैं गई थी और वहां पे जाके मैंने उनका स्ट्रक्चर पढ़ा। ये एपीओ और एनपीओ पाकिस्तान की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिला था। तो उसमें वहां पे जो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है ना, जिसने आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने हमारे मॉडल्स अपनाए हैं, महबूबुल हक मॉडल जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा मशहूर। तो उन्होंने ये एक अपने अदारे जो हैं वो इस चीज के साथ मुंसलिक किए हैं कि कौन सी स्लैब पे जब आप पहुंचेंगे रेवेन्यू वाइज एंड योर सेल्स वाइज, बिल्कुल ठीक, तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में प्रमोट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जो अदारा जब शुरू हुआ है, तो जब वो स्टार्टअप है तो वो शुरू हुआ है बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज के ऊपर, अभी एक पहले 3 साल है उसके। तो उसके अगर हायरिंग में उतने एम्प्लॉइज हो गए या उसकी सेल बढ़ गई है या उसका रेवेन्यू बढ़ गया है, तो वो क्वालिफाई कर सकता है। बिल्कुल सही। वो नेशनल लेवल पे उन्होंने अपनी ब्यूरो बनाई हुई, जैसे हमारे एक जमाने में हुआ करती थी ब्यूरो समीडा टाइप की। बिल्कुल सही कहा। या अमेरिका में एसबीए है, तो उन्होंने उसको, वो उसके अंडर आता था, वो उसकी तालीम ट्रेनिंग करते थे, कैपेसिटी बिल्ड करते, जैसे हमारे अब टेफडास वगैरह कर रहे हैं या बाकी हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है टेक्निकल वाले वो कर रहे हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में उनको छोटी छोटी मशीनें, पैकेजिंग की, सारा कुछ उनको उनके घरों में लगा के दी और एक कमरा मुख्तस कर दिया। सो जब वहां से वो ग्रेजुएट कर जाता था, फिर उसको अगले लेवल पे ले जाते थे, जिसके अंदर वो बताते थे कि आपने अब इस शहर में पहले कर रहे थे आप एक शहर में, या आपने प्रोविंस में कर रहे थे, अब आप पूरे कंट्री नेशन वाइड करेंगे। बिल्कुल। फिर वो उसमें प्रैक्टिस कराते थे उसको, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग और बेहतर होना शुरू हो जाती थी। फिर वो उसको अपनी पिट शॉप्स पे, जैसे हमारे अभी मोटरवे पे पिट शॉप्स है, चेन बिल्ड की। एग्जैक्टली। उसके बाद जब वहां पे अपनी रेवेन्यू सेल्स के टारगेट्स मीट कर लेता था इसी तरह, तो फिर वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जैसे अदारा जो हमारा है उसके हवाले हो जाता है। बिल्कुल सही। उसमें फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे मलेशियन ब्रांड रिप्रेजेंट करता है और वो पूरी दुनिया में मलेशिया का जो अदारा है एक्सपोर्ट प्रमोशन का, वो उसको खुद प्रमोट करता है, मार्केट करता है। हमारे यहाँ ऐसा अभी तक कोई सिस्टम, हमारा बहुत अच्छा सिस्टम था जब हम लोग टीडी ऐप, नहीं बल्कि अब तो टीडी ऐप है, पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हुआ करता था उस वक्त तक, और समीडा का भी बहुत अच्छा रोल था। अब तो ये सिर्फ समीडा थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, लेकिन ये कि अभी भी ये लोग पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। और जो रियल काम है वो नहीं है। हाँ जी, फिजिबिलिटीज पुरानी हो गई हैं। और जो जितना आज डेवलपमेंट सेक्टर पाकिस्तान में काम कर रहा है इंटरनेशनल चेन्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी, वो सारे का सारा समीडा का ही एक्स एम्प्लॉइज हैं। बिल्कुल सही है। अब जो मैनेजरियल लेवल्स पे बैठे हुए हैं, वहां से लर्न करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपना काम तो नहीं शुरू किया, दे वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनीज नाउ। उसमें से कुछ गवर्नमेंट के साथ भी, पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में, सारा कुछ। लेकिन अब देखें ना, पाकिस्तान क्यों नहीं उनसे अपने उनका यूज करा, यूटिलाइज करा। जो रियल रोल था स्मेडा का या होना चाहिए, वो हैंड होल्डिंग का बेसिकली होना चाहिए। हैंड होल्डिंग का बहुत अच्छा रोल किया समीडा ने। मैं अगर आज कुछ हूं तो उनमें से एक रोल समीडा का भी है। और एज अ वुमन दे सपोर्टेड अस अ लॉट, जो कि उनका वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर WBIC बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और वो उन्होंने टाउनशिप में बनाया, फिर सारा इस तरफ उन्होंने जॉब उनकी बनाई थोड़ी सी, और जी उसके बाद में भी एक बनाया जो जी, बहुत अच्छा। फिर हमने करिकुलम उनका डिजाइन किया ट्रेनिंग का, बड़ी खवातीन वहां से ग्रेजुएट की और उनको समझ आई और उनका लिंक की नेटवर्किंग भी हुई। लेकिन बात वही है ना कि फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सका। बिल्कुल सही। असल प्रॉब्लम ही यही है। अब हमारा क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, अभी इस पे डिस्कशन तो बहुत हो सकती है, हम फिर कोई एक आध प्रोग्राम इसके ऊपर स्पेसिफिकली स्मेडा और उसके रोल के ऊपर कर लेंगे। बट कंटिन्यूटी इज द प्रॉब्लम। स्मेडा और खास तौर पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दो के ऊपर हम एक प्रोग्राम करेंगे। आपके साथ एक और गेस्ट हम ले लेंगे जो इस फील्ड के। जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है, तो प्रोग्राम के एंड पे मैं एक बात करूंगा कि सॉल्यूशंस आपको मुख्तलिफ पता चल गए, लेकिन एक बात हुई मलेशिया के रोल के ऊपर, मलेशिया में क्या कुछ हुआ। तो 60s में एक रंगून वाला बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री में,
और स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 5-6 बड़े बड़े नाम थे, लेकिन रंगून वाला सबसे बड़ा नाम था। जब हमने 22 खानदान ख़त्म किए तो उसमें रंगून वाला यहाँ से उठ के मलेशिया चले गए और मलेशिया की तरक्की में उन्होंने मेजर रोल प्ले किया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो अच्छे लोग थे उनको हमने डिस्करेज किया और वो पाकिस्तान से बाहर जाके बांग्लादेश की एक अगेन मिसाल मौजूद है कि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश गई और बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे चला गया। तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए इंडस्ट्री को, बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि हम ग्रो कर सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को। अल्लाह हाफिज़।